हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग मैनेजरल स्किल्स पढ़ रहे हैं अपनी इस वीडियो सीरीज में। मैनेजरल स्किल्स बैंकिंग, जो कि हमारा यूपी कोऑपरेटिव बैंक के असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूटमेंट के लिए है। 3 सेशन हम लोग इसके कर चुके हैं, जिसमें सेशन 2 और सेशन 3 हमने कंपैरेटिवली काफी ब्रीफ में करा था। इसके अलावा मैंने आप लोगों को 2 टॉपिक्स इसके, जो कि 3 वीडियोस में मैंने कवर कराए हैं आरबीआई ग्रेड बी की वीडियो प्लेलिस्ट में। वो भी मैंने आपको बोला था सेशन 1 के साथ कि आपको मैनेजमेंट पढ़ना है, लीडरशिप सॉरी मोटिवेशन पढ़ना है, लीडरशिप पढ़ना है। अब हमारा टॉपिक है टीम वर्क, सेशन 4 की हम लोग बात करें। ये हमारा सिलेबस है इसका। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने हैंडलिंग ऑफ एचआर करा था, प्लस मोटिवेशन प्लस लीडरशिप। सेकेंड पार्ट में हमने इंक्रीजिंग पर हेड बिजनेस एंड प्रोडक्टिविटी की बात करी। थर्ड पार्ट में हमने काफी ब्रीफली स्ट्रेटजी के बारे में पढ़ा था। फोर्थ पार्ट है टीम वर्क। इसमें आपको इस वीडियो सीरीज के अलावा एक टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट, जो कि आरबीआई ग्रेड बी की प्लेलिस्ट में है। वो वीडियो भी आप लोगों को साथ में करना पड़ेगा। डिटेल में करेंगे इस वीडियो को, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफी क्वेश्चंस आने के चांसेस भी होते हैं। टीम क्या होता है? टीम की हम लोग एक बात करते हैं तो टीम क्या होता है? किसी भी प्रोजेक्ट पे कुछ लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं। ठीक है। वो प्रोजेक्ट क्या करता है? किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन को अचीव करने के लिए व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल आर वर्किंग टुगेदर इन अ कलेक्टिव एफर्ट, तो वो हमारी टीम हो जाती है। सिंपली बात करें तो जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एक साथ काम कर रहे हैं, अपने इंडिविजुअल ओपिनियंस को हटाते हुए एक कॉमन गोल की तरफ, जो कि इस पूरी टीम का एक गोल होगा, वो हमारा टीम कहलाता है। इंडिविजुअल जो लोग टीम बनाते हैं, उनके पास स्टैंडर्ड सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल्स होते हैं, जो उन्हें सेम लाइन और लेवल पर सोचना होता है, कि एक साथ मिलकर ही उन्हें सोचना होता है। उसमें ये नहीं होता कि मैं तो ये कर लूंगा, तुम अपने आप जानो। नहीं, आपको मिलके कलेक्टिवली काम करना होता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंपैटिबिलिटी। जो लोग होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं उस टीम में, दे शुड बी कंपैटिबल, कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर पाए। ऐसा ना हो कि सारा काम एक ही इंसान करता रहे। टीम क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल विद डिस्टिंक्ट सेट ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज। People work together as a team member, follows an organizational culture to achieve a common goal or objective via manual support, via mutual support. टीम के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो क्लियर पर्पस और गोल होता है। जो भी टीम्स होती है उनके पास एक क्लियर पर्पस होता है, वेल डिफाइंड गोल्स होता है, कि वो किस लिए काम कर रही हैं, क्यों काम कर रही हैं, क्या उन्हें अचीव करना है। हर टीम के पास एक टीम लीडर होता है, तो इसलिए वहां पे एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होने की भी जरूरत है, सो दैट उस टीम को कोई लीड करने के लिए हो, उस टीम को कोई डायरेक्ट करने के लिए हो, दिशा निर्देश देने के लिए हो। ओपन कम्युनिकेशन, ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए टीम में। वो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ताकि टीम के अंदर ट्रस्ट बना रहे, टीम के अंदर ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। ट्रस्ट और म्यूचुअल रेस्पेक्ट, आपको आपके टीम मेंबर्स पे ट्रस्ट भी करना चाहिए, म्यूचुअली रेस्पेक्ट भी करना चाहिए एक दूसरे के साथ, सो दैट आप लोग एक दूसरे के साथ में मिलके काम कर पाओ। कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होता है कि अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा पर्सन ज्यादा अच्छा काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी एक के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे हैं, बट उसको डेटा बनाना, डेटा कैलकुलेट करना इतने अच्छे से नहीं आता। कोई दूसरा है जिसका डेटा सेट अच्छा हो, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बना सकता हो इफेक्ट्स और एनिमेशन डाल के, बट उसके बोलने की स्किल्स उतने अच्छे नहीं है। तो दोनों एक दूसरे की कमियों को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इफेक्टिव टीम भी यही होती है, जहां पे जो मेंबर्स होते हैं वो डाइवर्स होते हैं, बट एक दूसरे के स्किल्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी की पूरी टीम जिम्मेदार होती है अगर कुछ भी फेलियर होता है या कुछ भी सक्सेस होती है। ऐसा नहीं है कि भैया कि टीम तो एक है बट ये तो उसने करा है, नहीं। पूरी की पूरी टीम के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। कुछ अच्छा होता है तो पूरी टीम की वाहवाही है, और कुछ बुरा होता है तो पूरी टीम की बेइज्जती है। ये किसी भी टीम की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। टीम का पर्पस क्या है? टीम का पर्पस ये है कि वो जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो एक साथ मिलके कर रहे हैं, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे। जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के या कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल है, उसको हम अचीव कर पाए। द टीम पर्पस इज वाई दे एग्जिस्ट एंड कैन मोटिवेट एम्प्लॉयज इन देयर वर्क। ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ स्किलफुल इंडिविजुअल्स को यूज करते हैं एक साथ एक टीम के अंदर। सम बेनिफिट ऑफ नोइंग व्हाट पर्पस ऑफ अ टीम इंक्लूड, है ना, कि अगर टीम का पर्पस हमें पता चले तो हम उससे लोगों के बीच में या अपनी टीम के बीच में अवेयरनेस और इंक्लूजन करा सकते हैं, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी ला सकते हैं, एम्प्लॉयज को इंगेज कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप्स क्रिएट हो जाएंगी, और एक शेयर्ड फ्यूचर डिफाइन हो पाएगा। टाइप ऑफ टीम, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आता है। जैसे एक होती है आपकी क्रॉस फंक्शनल टीम। क्रॉस फंक्शनल टीम क्या होती है? ये फंक्शनल टीम की ही तरह होती है, बट इनमें एक ट्विस्ट होता है। जैसे दे आर मेड अप ऑफ मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, जैसे कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए आपकी ऑडिट कमेटी बनी हुई है, या फिर आपकी कंप्लायंस कमेटी बनी हुई है, तो वो लोग तो एक ही उसके हैं। बट आपकी कोई ऐसे बोर्ड लेवल कमेटी बनी हो, या फिर कोई एग्जीक्यूटिव मान लीजिए, जैसे सेक्सुअल हेरासमेंट की कमेटी बनी होती है,
ये पॉश रिलेटेड जो कमिटीज होती है उसमें एक सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट के नहीं होते, उसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स को लिया जाता है। तो ये जो टीम्स होती है ना, इसमें मिक्स ऑफ एक्सपर्टीज होती है, मिक्स ऑफ व्यू पॉइंट्स होते हैं। कम्युनिकेशन इज द की इन दीज टीम्स एंड इट इज ऑफन अ टॉप प्रायोरिटी फॉर सुपरवाइजर्स एंड टीम लीडर्स। फिर सेल्फ मैनेज टीम्स होती हैं। सेल्फ मैनेज टीम्स में क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वो एक साथ मिलके काम करते हैं। इनके अंदर कोई सुपरविजन की नीड नहीं होती है। लीडरशिप और रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती हैं वो टीम मेंबर्स ही आपस में शेयर करके रखते हैं। वर्चुअल टीम, वर्चुअल टीम क्या होती है, ये एक बैंड ऑफ इंडिविजुअल्स होता है जो एक साथ रिमोटली काम करते हैं यूजिंग डिजिटल टूल्स। जैसे आप देखिए कोविड के टाइम पे काफी सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस ने, काफी सारे म्यूजिशियंस ने ऑनलाइन ही एक साथ अपने म्यूजिक वीडियोस बनाए थे। Each member of the team can be present anywhere at any instance of a time, such as in the same city, the country, or even in the other side of the world. But ये जो teams है ये virtual offices से काम करती हैं और बहुत से लोगों के पास में कोई central home base या कोई main office भी नहीं होता, जैसे बहुत सारे work from home वाले लोग हैं। The structure of the virtual team can vary depending on the industry, company, and department. They collaborate using technology, and trust and solid communication are vital for the virtual team success. ठीक है, ये चीज तो क्लियर है, बेसिक डेफिनेशन है। आगे चलते हैं। प्रोसेस इंप्रूवमेंट टीम्स, प्रोसेस इंप्रूवमेंट टीम्स क्या होती हैं, ये वो प्रोजेक्ट टीम्स होती है जो कि इंप्रूविंग या डेवलपिंग के लिए काम आती है किसी स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस के लिए। दिस टीम कम टुगेदर टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल, और ये एक वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट प्लान के थ्रू गाइड किया जाता है। वर्क ग्रुप्स या नेचुरल टीम्स, ये क्या होती हैं, वर्क ग्रुप्स को हम लोग कई बार नेचुरल टीम्स बोलते हैं। ये कोई पर्टिकुलर प्रोसेस, जैसे कोई स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है, कोई प्रोडक्ट लाइन है, कोई स्टेज है, या फिर कोई बिजनेस प्रोसेस है, उसके लिए कलेक्टिवली मिलके काम करते हैं। दे वर्क टुगेदर इन अ पार्टिसिपेटिव एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे कोई एक डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट अपने आप में एक वर्क ग्रुप या नेचुरल टीम है। या जैसे मान लीजिए बैंक में जा रहे हैं, कोई एक ब्रांच है, वो पूरी ब्रांच में सबके रोल अलग अलग है हर एम्प्लॉय के, बट कलेक्टिवली वो जो ब्रांच है वो अपने आप में एक वर्क ग्रुप या फिर एक नेचुरल टीम बन जाती है। फिर टीम सक्सेस की बात करते हैं हम लोग। टीम सक्सेस में क्या होता है, टीम सक्सेस के अंदर जो टीम होती है ना, द टीम सक्सेस encompasses achieving shared goals through effective collaboration। आपको shared goals अचीव करने होते हैं effective collaboration से, टीम्स की पॉजिटिव टीम डायनामिक बनाकर, और सेंस ऑफ पर्पस और बिलोंगिंग दिया जाता है मेंबर्स को। अल्टीमेटली एम क्या होता है कि इससे जो भी आपके एम्प्लॉयज वो ज्यादा काम करेंगे, मन लगा के काम करेंगे, विथ रिजल्ट्स इनटू हाई परफॉर्मेंस एंड पॉजिटिव आउटकम्स। अब टीम सक्सेस के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, टीम सक्सेस को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए शेयर्ड गोल एंड पर्पस। कोई भी अगर सक्सेसफुल टीम है तो वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रही है तभी सक्सेसफुल हुई है। ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए उसे ये पता होना चाहिए कि उसे करना क्या है ना। अगर उसे ये पता उसे क्या करना है, क्या अचीव करना है, क्या उसका टारगेट, तभी तो वो गोल अचीव कर पाएगी। जब तक डायरेक्शन ही नहीं मिलेगा वो कैसे काम करेगी। तो शेयर्ड गोल एंड पर्पस एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है टीम सक्सेस का। फिर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हमने पीछे भी पढ़ा था। ओपन, ऑनेस्ट और रेगुलर कम्युनिकेशन हो तो आप आइडिया शेयर कर पाओगे, कॉन्फ्लिक्ट दूर कर पाओगे। देखिए कॉन्फ्लिक्ट का टर्म यहाँ पर आ गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट आपको बोला है मैंने कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट वाला वीडियो आरबीआई ग्रेड बी का आपको देखना जरूरी है। डिफाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टीम में सबके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक ब्रांच है, ब्रांच के अंदर कोई पर्सन कैश पर बैठा रहेगा, कोई पर्सन बाकी ऑपरेशंस देखेगा, कोई पर्सन सिर्फ लोन्स का काम करेगा, तो वो उसके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन हो गई हैं। कोलेबोरेशन एंड ट्रस्ट, आपस में टीम मेंबर्स को एक दूसरे पर ट्रस्ट होना चाहिए और एक दूसरे के साथ मिलकर कोलेबोरेट करेंगे, तभी कॉमन गोल्स को अचीव किया जा पाएगा। पॉजिटिव टीम डायनामिक, ये अभी वही चल रहे हैं, एलिमेंट्स ही चल रहे हैं टीम सक्सेस के। पॉजिटिव टीम डायनामिक्स, पॉजिटिव और सपोर्टिव एनवायरनमेंट अगर होता है तो एम्प्लॉय आपस में इंगेज रहते हैं, मोटिवेट होते हैं, उन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है। म्यूचुअल सपोर्ट एंड रेस्पेक्ट, टीम मेंबर्स एक दूसरे को एफर्ट्स को सपोर्ट करेंगे, उनके साथ कोलैबोरेट करेंगे और एक दूसरे की गलतियों से सीखेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशन, सक्सेसफुल टीम जो होती हैं वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लेती हैं और उन चैलेंजेस को इजीली एड्रेस कर लेते हैं। वो न्यू आइडियाज के लिए, अप्रोचेस के लिए ओपन होते हैं। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो टीम मेंबर्स होते हैं उन्हें उनके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल भी बनाना होता है ना। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, दे शुड टेक द ओनरशिप ऑफ देयर वर्क। अगर कोई गलती हो रही है तो दे शुड एक्सेप्ट कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब जो सक्सेसफुल टीम होती है वो टीम मेंबर्स की उसमें ग्रोथ भी की जाती है, डेवलप भी किया जाता है उन्हें, इंडिविजुअली भी कलेक्टिवली। फिर चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे उनके हाई सैलरी पैकेजेस हो, वो सब कुछ जरूरी होता है। और उसके साथ साथ नए नए स्किल्स सीखना वो भी इसी का पार्ट होता है।
टीम बिल्डिंग की अगर बात करें तो टीम बिल्डिंग एक क्रूशियल प्रोसेस है दैट एम्स टू स्ट्रेंथन द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अ शेयर गोल। तो टीम बिल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस हो गया जो कि उस टीम को, ना टीम मतलब जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स किसी कॉमन गोल के लिए काम कर रहे हैं, उस टीम की इफेक्टिवनेस को और एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम कर रहा है। दैट इज योर टीम बिल्डिंग। ठीक है। Now, it involves formation of cross-functional teams that engage in regular interaction, mutual influence and information sharing to achieve collective objectives. टीम बिल्डिंग में हम क्रॉस फंक्शनल टीम भी बनाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है टीम बिल्डिंग का? टू रिकॉग्नाइजेस द वैल्यू ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स, कॉमन पर्पस, परफॉर्मेंस गोल एंड शेयर्ड अकाउंटेबिलिटी। जैसे कई बार क्या होती है, कंपनीज होती है टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज पे लेकर जाती है अपने एम्प्लॉयज को। उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग, अलग अलग अननोन लोग जो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में है, वो कलेक्टिवली मिलके काम करते हैं। उसमें अलग अलग इवेंट्स कराते हैं, छोटे छोटे स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं जो कराते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है टीम बिल्डिंग का? जो ऑब्जेक्टिव है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है टीम बिल्डिंग का, कि एक इफेक्टिव टीम वर्क को फॉस्टर करना जहाँ पे इंडिविजुअल्स हारमोनियसली एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं टू अचीव अ कलेक्टिव गोल। ना तो टीम का काम हर जगह यही है कि कुछ लोग मिलके एक कॉमन गोल को अचीव करना चाह रहे हैं। वो कॉमन गोल क्या है? जो भी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको टास्क दिया है अचीव करने के लिए, चाहे डिपार्टमेंट का कुछ टास्क हो, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो क्लोजिंग कराता है साल भर की या क्वार्टरली, तो उस टाइम पे उनका वर्कलोड बढ़ जाता है, तो वो एज अ टीम कलेक्टिवली मिलके काम करते हैं और सक्सेसफुल वे में क्लोजिंग हो जाती है। कुछ लोगों को उसमें स्टे बैक भी करना पड़ता है, कुछ लोगों को एक्स्ट्रा आवर्स भी काम करना पड़ता है, बट वो आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, रेस्पेक्ट और ट्रस्ट के साथ में एक दूसरे का कंफर्ट देखते हुए किया जाता है। इट entails activity that encourages team member to reflect on their behavior, develop actionable plans, and enhance the overall efficiency and effectiveness of team। टीम बिल्डिंग जो होती है इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे एग्जिस्टिंग टीम्स में? इट कंप्राइजेस ऑफ मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स एज वेल एज न्यूली फॉर्म ग्रुप्स। पर्पस है इसका टू असिस्ट टीम्स इन आइडेंटिफाइंग, डायग्नोजिंग एंड रिजॉल्विंग देयर चैलेंजेस। तो टीम बिल्डिंग का क्या है? जो भी टीम के अंदर चैलेंजेस आ रहे हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना, डायग्नोज करना और उनको रिजल्व करना। ये सब हो जाएगा तो उससे जो भी टास्क कंप्लीशन है उसको आप इजिली अचीव कर पाएंगे। Further, team building aims to cultivate a positive work environment, promote collaboration, and drive effective team performance, and it plays a pivotal role in fostering a cohesive and productive team। टीम बिल्डिंग से एक तो हमारे पास एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट बनता है, कोलेब्रेशन बढ़ता है कि लोग मिलके आपस में काम करेंगे अगर टीम बिल्डिंग अच्छी होगी तो, और इफेक्टिव टीम परफॉर्मेंस निकल कर आती है, और कोहेसिव और प्रोडक्टिव टीम बनकर आती है। मतलब जो टीम है वो लोग एक दूसरे पर डिपेंड कर पा रहे हैं, लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट कर पा रहे हैं, लोग एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं, एक दूसरे को गाइड भी कर रहे हैं, और एक दूसरे के स्किल सेट को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोसेस ऑफ टीम बिल्डिंग। अब टीम बिल्डिंग का प्रोसेस क्या होता है? मल्टी स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहला काम है सिलेक्शन। सिलेक्शन के अंदर क्या है? सिलेक्शन के अंदर जो भी इंडिविजुअल है जिसको भी आप टीम में हायर कर रहे हो, चाहे बाहर से लेकर आ रहे हो, चाहे इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर करा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो ऐसे, तो उसमें केयरफुल स्क्रीनिंग होती है। केयरफुल स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है कि उस इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना जो उस टीम से रिलेटेड कोई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दिखा रहा है। Focus was on handpicking executives who exhibited the potential to contribute significantly to the team। और ये कैसे देखा जाता है? आपके इंटरव्यूज के थ्रू देखा जाता है। फिर ग्रूमिंग। ग्रूमिंग स्टेज के अंदर क्या होता है कि उन्हें बिजनेस एथिक्स सिखाना, बिजनेस की नॉलेज देना, ट्रांसफॉर्म करना एज अ टीम मेंबर को एक वेल राउंडेड बिजनेस मैनेजर में, सो दैट वो अपने फंक्शनल एक्सपर्टीज से ज्यादा कुछ जान पाए, समझ पाए। जैसे जो आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वो आपकी ग्रूमिंग का पार्ट हो जाता है। इनके अंदर हर जगह जरूरी नहीं है बट काफी सारी जगह क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, सो दैट वो डीप अंडरस्टैंडिंग ले पाए कंपनी की और उसकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज की। नॉट नेसेसरी 3 मंथ। मैंने जिस नोट से लिया था, जिस कॉलेज के नोट से, वहां पे 3 मंथ्स का था ये लिखा हुआ, बट एक्चुअली में 3 मंथ्स नॉट नेसेसरी। ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है? उनके फंक्शनल एक्सपर्टीज के हिसाब से टीम मेंबर्स को एक इंटेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है। नॉर्मली कॉर्पोरेट कंपनीज 1 मंथ की देती हैं, बट नॉट नेसेसरी कि 1 मंथ की ही हो, टू एनहेंस देयर लीडरशिप स्किल्स। अभी जो ट्रेनिंग मॉड्यूल होगा, इट एम्ड टू फॉस्टर टीम स्पिरिट, इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स एंड फॉस्टर स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल बॉन्ड्स। फॉस्टर करने का क्या मतलब है? किसी के अंदर कोई चीज क्रिएट करना। जैसे आपके अंदर से कुछ चीज आती है ना, कि आपको कोई चीज हमने सिखा दी है, आपको किसी चीज की नॉलेज ट्रांसफर कर दी है, दैट इज लाइक फॉस्टर कर देना।
It encompassed various aspects including effective presentations, proficient communication techniques, adapt verbal and non-verbal behavior, active listening, question skills, polished public speaking abilities, assertive training and impactful presentation skills. तो ट्रेनिंग के अंदर ये सब कुछ आपको सिखाया जाता है। आपको उसमें अच्छी कम्युनिकेशन टेक्निक सिखाई जाती है, वर्बल नॉन वर्बल बिहेवियर सिखाया जाता है, एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, एक्टिव क्वेश्चनिंग स्किल्स आपको दी जाती हैं, सिखाई जाती हैं, ट्रेन किया जाता है आपको इन चीज़ों में। पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटीज़ हैं, असर्टिवनेस ट्रेनिंग है, या फिर इम्पैक्टफुल प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं। फिर आता है अप्रेजल। अप्रेजल के अंदर क्या होता है, एक वाइटल एस्पेक्ट है टीम बिल्डिंग प्रोसेस का, दैट वाज द अप्रेजल फेज, जो कि मतलब कुछ दिन तक चलता है, नॉट नेसेसरी 5 दिन, बट कुछ दिन तक चलता है। ठीक है, ये कुछ कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं नोट्स में, वो आप लोग जरूर इसको देखिएगा। जैसे यहाँ पे 5 डेज नहीं है, यहाँ पे 1 मंथ का नहीं है, पीछे वो 3 मंथ जो 6 मंथ लिखा था वो जरूरी नहीं है। कुछ नोट्स मैंने इसमें से कुछ यूनिवर्सिटीज से लिए हैं, कुछ बुक से लिए हैं, और कुछ 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 जो अलग अलग कंपनीज होती है उनके कॉर्पोरेट लर्निंग मॉड्यूल्स के अंदर होता है। तो उसमें कुछ चीजें उन कंपनी से रिलेटेड आ गई कि जैसे 5 दिन का है या फिर 1 महीने का है। This phase incorporated self-evolution and evolution from colleges. Program focused on assessing crucial competencies such as recall, concept retention, commitment. अप्रेजल से ऐसे समझ लो आप इसको, अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊं, अप्रेजल का काम क्या है कि उसको हम कितनी सैलरी दे रहे हैं, कितनी सैलरी उसकी बढ़ानी है ना, बिल्कुल सिंपल शब्द में अगर बोला जाए तो। इसमें टकमैन है, टकमैन ने 5 स्टेजेस ये टीम डेवलपमेंट की। ये आपके लिए याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टकमैन की 5 स्टेजेस कौन कौन सी हैं और उसका सीक्वेंस। सबसे पहला है फॉर्मिंग, उसके बाद में है स्टॉर्मिंग, तीसरा है नॉर्मिंग। फॉर्मिंग के अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग द फॉर्मिंग स्टेज ऑफ टीम डेवलपमेंट, जो टीम मेंबर्स होते हैं वो उनके टास्क के बेसिक चीजों से उनको जागरूक कराया जाता है, उनको अवेयर किया जाता है। फॉर्मिंग स्टेज के अंदर क्या होता है, एक प्रोजेक्ट गोल होता है, टीम मेंबर के रोल्स होते हैं और बेसिक रूल्स या उनका डेजिग्नेशन बता दिया जाता है कि उनका क्या क्या काम है। फिर होता है स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग के अंदर में एक्चुअल काम आता है जो भी उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड होता है, फिर चाहे वो टेक्निकल हो चाहे इंटरपर्सनल हो या इंडिविजुअल वर्क हैबिट से रिलेटेड हो। annoyance, frustration, एंजाइटी, ये सब भी इसके अंदर आती हैं। दिस स्टेज ऑफ टीम डेवलपमेंट इज नोन एज स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड अनप्रोडक्टिव ऑफ द 5 स्टेज। तो जो स्टॉर्मिंग है ये मोस्ट डिफिकल्ट और अनप्रोडक्टिव है। ठीक है, जब टीम मेंबर्स आर अपसेट विद themselves, the task or the each other, they learn what causes the most dysfunction. With this information the team can begin aspiring to do better than a dynamic. अगर टीम में कोई दिक्कत है, अगर वो दिक्कत हमें दूर, वो हमें दिक्कत का रीजन जानना है, समझना है क्यों प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद में उस प्रॉब्लम को अगर हमें पता चल गया तो हम उस प्रॉब्लम को एड्रेस करके फिर एक बेटर तरह से काम कर सकते हैं। फिर आता है नॉर्मिंग। नॉर्मिंग स्टेज के अंदर क्या होता है, जो टीम डेवलपमेंट है वो काम होता है आफ्टर द स्टॉर्म। इन दिस स्टेज टीम डेवलपमेंट, टीम मेंबर फॉल्स इनटू रिदम एज अ कोहेसिव टास्क फोर्स। जो भी इश्यूज थे हमने स्टॉर्मिंग में एड्रेस कर दिया, अब उसके बाद चीजें नॉर्मलाइज हो गई, स्किल्स हर टीम मेंबर के वैलिडेट हो गए और उन्हें यूटिलाइज किया जा रहा है जो भी कोई टास्क है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। वाइल कॉन्फ्लिक्ट में स्टिल अराइज, कॉन्फ्लिक्ट तो फिर भी हो ही सकता है, बट वो उसकी वजह से टीम डिसफंक्शन नहीं होगी। स्टॉर्मिंग में क्या हो रहा था, स्टॉर्मिंग में टीम डिसफंक्शनल के लिए जो जो चैलेंजेस थे हमें उन्हें एड्रेस करना था, उन्हें समझना था। ठीक है, अब एक्चुअली में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, फिर चाहे टेक्निकल इश्यूज हो, अभी हम स्टॉर्मिंग की बात कर रहे हैं वाली, चाहे टेक्निकल इश्यूज आ रहे हो, इंटरपर्सनल चैलेंजेस आ रहे हो, वर्क हैबिट्स की दिक्कतें आ रही हो, लीडरशिप के डिसीजंस गलत हो, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, जिस भी वजह से टीम में टेंशन आती है वो हम स्टॉर्मिंग करते हैं। स्टॉर्मिंग में हमने एड्रेस कर दिया, उन्हें दूर कर दिया, अब उन्हें दूर करने के बाद जो कंडीशन आई दैट इज नॉर्मिंग। फोर्थ स्टेज है परफॉर्मिंग और फिफ्थ स्टेज है एडजर्निंग। परफॉर्मिंग के अंदर क्या होता है कि कुछ टीम ऐसे डेवलपमेंट पर पहुंच जाते हैं in which they thrive at their individual and collective task। तो स्किल सेट ऑफ हर मेंबर के यहाँ पे फुली ऑप्टिमाइज हो चुके हैं, सुपरविजन की ऑलमोस्ट जरूरत नहीं है अब, और मेंबर्स के पास एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ट्रस्ट है। तो ये जो स्टेज होगी टीम, यहाँ पे टीम ढंग से काम कर रही है, टीम डिलीवर कर रही है, दिस स्टेज इज कॉल्ड परफॉर्मिंग। रीचिंग द परफॉर्मिंग स्टेज इज अ मेजर सक्सेस एंड ऑफन प्रेसिपिटेट्स सम फॉर्म ऑफ द टीम लर्निंग। ठीक है, फिर एडजर्निंग होता है। एडजर्निंग फिफ्थ स्टेज होती है ग्रुप डेवलपमेंट की या टीम डेवलपमेंट की। It varies broadly from team to team. कुछ team adjourn with the silence, some with celebration and other with sadness. Regardless of the length of a success of a project, each team deserves a hearty affirmation of its consulted efforts. कुछ जब आपने टास्क अचीव कर लिया उसके बाद क्या, उसके बाद जो आपका स्टेज आता है दैट इज एडजर्निंग। कुछ लोग तो शांति से अपना बाकी काम करते रहते हैं, कुछ लोग इसमें सेलिब्रेशन भी करते हैं, कुछ लोग उदास हो जाते हैं। तो ये थे हमारे टक मेंस के
5 ये। अब टीम कोऑपरेशन होता है। टीम कोऑपरेशन के अंदर क्या है कि जो भी टीम वर्कर्स हैं उनके बीच में कनेक्शंस होने चाहिए, रेगुलर टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज होनी चाहिए, सेफ स्पेस होना चाहिए आइडिया शेयर करने के लिए, चैंपियन अ लर्निंग एंड टीचिंग कल्चर, मॉडल पॉजिटिव टीम वर्क एज अ मैनेजर, क्लैरिफाई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एस्टेब्लिश कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल्स एंड गैदर रेगुलरली। बेसिक वो है कि क्या क्या होना चाहिए टीम कोऑपरेशन के लिए, कि जो को वर्कर्स हैं आपस में कनेक्शन उनके बीच में बना रहे, रेगुलरली टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज बने, एक सेफ स्पेस हो शेयर आइडियाज के लिए, ऐसा ना हो कि कोई आइडिया देना चाहे और उसका मजाक बना रहे ना, अच्छे से लर्निंग होनी चाहिए, टीचिंग कल्चर होना चाहिए, एक पॉजिटिव टीम वर्क आपको देना पड़ेगा एज अ मैनेजर, सबके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल्स होना चाहिए और रेगुलरली उनकी गैदरिंग या मीटिंग्स होनी चाहिए। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अ कंपटीशन इन अ टीम, टीम में कॉम्पिटिशन्स भी होता है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी आते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी आते हैं। पॉजिटिव क्या है कि मोटिवेशन बढ़ेगा, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, इनोवेशन आएगा, गोल अचीव किए जाएंगे और इंडिविजुअल ग्रोथ होगी। बेसिक इसकी थ्योरी आप रीड करिएगा, इसकी थ्योरी मैं नहीं पढ़ाऊंगा कि हेल्दी कंपटीशन होने से या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अ कंपटीशन से आपका कैसे मोटिवेशन बढ़ता है या परफॉर्मेंस कैसे बढ़ती है या इनोवेशन कैसे बढ़ेगा। नेगेटिव एस्पेक्ट्स के अंदर क्या होता है, अगर टीम में कंपटीशन होती है तो लोग एक दूसरे से इतना ज़्यादा compete करने लगते हैं कि दे अंडरमाइन द टीम कोहेजन, कोलेबोरेशन एक दूसरे के लिए कम होने लग जाता है, स्ट्रेस और बर्नआउट ज़्यादा होता है, आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है और इंडिविजुअल सक्सेस पे फोकस होने लगता है, टीम का गोल छोड़ के हम इंडिविजुअल गोल देखते हैं। अभी जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट के लिए हमें पूरा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट वाला वीडियो देखना पड़ेगा। अगला टॉपिक इसमें आता है पावर एंड सोशल इन्फ्लुएंस इन टीम। अब टीम के अंदर पावर और सोशल इन्फ्लुएंस दोनों ही क्रूशियल एस्पेक्ट्स होते हैं, वो टीम डायनामिक्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है कि टीम कैसे काम कर रही है, टीम कैसे डिसीजन ले रही है। पावर और सोशल इन्फ्लुएंस टीम को स्ट्रेंथन भी करती है, टीम को करप्ट भी करती है। किसी भी टीम सेटिंग के अंदर जब कोई इंडिविजुअल पावर यूज करता है अपने इन्फ्लुएंस के लिए, तो दूसरों के ऊपर या फिर अपना सोशल इन्फ्लुएंस यूज करता है, तो लोगों का एटीट्यूड, बिलीव और बिहेवियर चेंज होता है, उस पर्सन के अगेंस्ट में भी और दूसरे लोगों के अगेंस्ट में भी। अगर ये कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं, मैनेजर्स इन कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो टीम मेंबर्स बेटर वे में कोलेबरेट कर पाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज कर पाएंगे और एक इफेक्टिव लीडरशिप काम कर पाएगी। This comprehensive exploration will cover the types of power in teams, how social influence operates, and their combined effects on team behavior and performance. ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें जो बेसिक इंग्लिश है उसमें अगेन मैं ये बोलूंगा, समझाने का कुछ नहीं है, सिर्फ इंग्लिश है वो, उसे आपको रीड करना पड़ेगा, आपको समझ आ जाएगा क्या मतलब है। टाइप्स ऑफ पावर, पावर भी कई तरह की होती है, जैसे सबसे पहली होती है लेजिटिमेट पावर। ठीक है। इन्हें डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए फ्रेंच और रेवन नाम के दो साइकोलॉजिस्ट थे, है ना, सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने ये सब डिस्क्राइब करा। 5 तरह की पावर इन्होंने बताई। सबसे पहले लेजिटिमेट पावर थी। लेजिटिमेट पावर कौन सी होती है, लीगल, हमें समझ आ रहा है, इससे लेजिटिमेट से मतलब जो सही होती है, मतलब इसके अंदर क्या होता है, किसी की कोई पोजीशन है या कोई ऐसा रोल है जिसकी वजह से उसको वो पावर मिली है। इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद द लीडरशिप पोजीशन, जहाँ पे इंडिविजुअल्स के पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है या टास्क असाइन करने की अथॉरिटी होती है। फॉर एग्जांपल, कोई टीम लीडर है या मैनेजर है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट कर रहा है। लेजिटिमेट पावर जो होंगी ये स्ट्रक्चर और ऑर्डर प्रोवाइड करती हैं, इंश्योर करती हैं कि टास्क परफॉर्म हो और डिसीजंस लिए जा पाए। हाउएवर, बट इसके अंदर क्या होता है कि अगर फॉर्मल अथॉरिटी पे ओवर रिलायंस होने लग जाता है, तो एम्प्लॉयज में रिजेंटमेंट आता है और विदाउट एंगेजमेंट वो कंप्लायंस करने लगते हैं, है ना, मतलब कि ज़्यादा वो इंगेज नहीं होते, बिना उनके ही काम करने लग जाते हैं। फिर आता है एक्सपर्ट पावर। एक्सपर्ट पावर के अंदर क्या होता है कि किसी के पास कोई ऐसी एक्सपर्टीज होती है, कोई स्किल्स या किसी चीज़ की नॉलेज होती है जो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास होती है। तो टीम मेंबर जब उसकी उस नॉलेज को, स्किल्स को देखती है, तो वो उस पर्टिकुलर एरिया में उसके एक्सपर्टीज लेने लगते हैं बार बार। एग्जाम्पल, जैसे कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होता है किसी टेक्निकल फील्ड के अंदर, बट इसका इम्पैक्ट क्या होता है, एक्सपर्ट पावर फॉस्टर्स रेस्पेक्ट एंड एडमिनेशन, मोटिवेटिंग टीम मेंबर्स टू सीक एडवाइस एंड गाइडेंस। हाउएवर, अगर इसे बैलेंस नहीं किया जाएगा तो इसमें ऐसी डिपेंडेंसी बन जाएगी या फिर दूसरे के कॉन्ट्रीब्यूशंस को ये अंडरमाइन करने लग जाएगा। फिर आता है रिवॉर्ड पावर। रिवॉर्ड पावर जो आता है, इट कम्स फ्रॉम द एबिलिटी टू प्रोवाइड इंसेंटिव और रिवॉर्ड्स टू अदर इंडिविजुअल्स हु हैव एक्सेस टू डिजायरेबल रिसोर्सेज, जैसे प्रमोशंस हैं, बोनस है, रिकॉग्निशन है। वो इस पावर को यूज कर सकते हैं ताकि वो दूसरे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सके। इसके भी अलग अलग पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम्स होते हैं। टीम लीडर्स के पास यूजुअली ऐसे अथॉरिटीज होती है कि वो प्रोजेक्ट बोनस देते हैं या फिर पब्लिक रिकॉग्निशन देते हैं टू आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, उनके पास एक रिवॉर्ड पावर हो गई है। इम्पैक्ट क्या है, रिवॉर्ड पावर की हेल्प से हम अपने टीम मेंबर्स को मोटिवेट कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, पॉजिटिव बिहेवियर लेकर आ सकते हैं। बट रिवॉर्ड्स को अनफेयर और इनकंसिस्टेंट भी माना जा सकता है। इससे विद इन द टीम आपका कंपटीशन बढ़ेगा, डिससेटिस्फेक्शन बढ़ेगा और डिसएंगेजमेंट बढ़ेगा।
फिर कोercive पावर होती है। कोercive पावर जो होती है, इसके थ्रू टीम्स के अंदर क्या होता है, द पावर इन्फ्लुएंस अदर्स थ्रू फियर ऑफ पनिशमेंट एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, है ना। लोगों को पनिशमेंट का डर होता है, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का डर होता है। इट इज एक्सरसाइज बाय दोज इन हायर पोजीशन, जो कि पेनल्टीज लगा सकते हैं फॉर नॉन कंप्लायंस और फॉर पुअर परफॉर्मेंस। एग्जांपल, टीम लीडर डिसिप्लिनरी थ्रेटन्स के लिए, मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए थ्रेटन कर सकता है, रिवॉर्ड्स को विथहोल्ड कर सकता है फॉर फेलियर टू मीट एक्सपेक्टेशन, है ना। आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल रोक सकता है, प्रमोशन रोक सकता है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, अब इसके अंदर इट कैन एनफोर्स कंप्लायंस इन द शॉर्ट टर्म, बट लॉन्ग टर्म में रिजेंटमेंट, डिसएंगेजमेंट और लैक ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा इन द टीम ओवर द टाइम, है ना। यूज ऑफ फियर कैन स्टिफल क्रिएटिविटी एंड क्रिएट टॉक्सिक टीम एनवायरनमेंट। फिर आता है रेफरेंट पावर। रेफरेंट पावर जो होता है लोगों की पर्सनल क्वालिटीज के थ्रू आता है, जैसे उनका कैरिज्मा कैसा है, लोगों ने कितना पसंद नापसंद कर रहे हैं, एंड देयर एबिलिटी टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। जिन लोगों को एडमायर किया जाता है, रेस्पेक्ट मिलती है, या लोग लाइक करते हैं, उनके पास रेफरेंट पावर होती है, क्योंकि लोग द अदर्स वांट टू इवेल्युएट देम और गेन देयर अप्रूवल, है ना। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा टीम मेंबर है जो कंसिस्टेंटली एम्पैथी शो कर रहा है, कलीग को सपोर्ट कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स, उसके पास रेफरेंट पावर हो सकती है। तो रेफरेंट पावर के थ्रू लॉयल्टी आती है, ट्रस्ट आता है और सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है। इट एनकरेजेस कोलेबोरेशन एंड स्ट्रेंथन टीम बॉन्ड्स। हाउएवर, इफ इट लीड्स टू फेवरेटिज्म और मैनिपुलेटिव बिहेवियर, तो वहां पर ये प्रॉब्लमेटिक भी हो सकती है। फिर सोशल इन्फ्लुएंस आता है टीम्स का। टीम्स के सोशल इन्फ्लुएंस में क्या होता है, किस तरह से इंडिविजुअल्स का बिहेवियर, एटीट्यूड चेंज हो जाता है, बिलीफ चेंज होते हैं इन रिस्पॉन्स टू द real or imagined presence of others. In teams, social influence shapes how members interact, make decisions, and align their actions. अब कई तरह के सोशल इन्फ्लुएंस होते हैं जो किसी भी टीम के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, जैसे कंफर्मिटी। कंफर्मिटी कब होता है, इट occurs when individual align their beliefs or behavior with those of the group to fit in or avoid conflict. यहाँ पे इंडिविजुअल ग्रुप के या टीम के बाकी लोगों के अकॉर्डिंगली अपने बिहेवियर को, अपने बिलीफ को अलाइन कर रहा है, सिर्फ उनके साथ फिट करने के लिए या फिर इसलिए कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए। इट इज ऑफन ड्रिवन बाय डिजायर फॉर सोशल एक्सेप्टेंस और अप्रूवल। एग्जाम्पल, जैसे जो टीम मेंबर होता है, हो सकता है वो ग्रुप की ओपिनियन के साथ ही प्रोजेक्ट अप्रोच पर जाए, इवन इफ दे हैव रिजर्वेशंस टू मेंटेन हार्मोनी। इम्पैक्ट क्या होगा, conformity can promote unity and cooperation, ensure that the team member work towards a common goal. However, excessive conformity से क्या होगा, जो creativity, innovation या diverse thinking हमें चाहिए, वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जिसके पास diverse thinking या innovative thoughts होंगे, वो भी existing thoughts के साथ ही मिलेगा, नया नहीं सोचने की कोशिश करेगा। कंप्लायंस। कंप्लायंस के अंदर क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू डायरेक्ट रिक्वेस्ट और डिमांड फ्रॉम अदर्स। व्हाइल कंप्लायंस डज नॉट नेसेसरी इन्वॉल्व चेंज इन अंडरलाइंग बिलीव्स, इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, दे कंप्लाई टू अवॉइड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज और टू गेन रिवॉर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, a team member may comply with manager's directive to complete a task even if they don't personally agree with the approach. बट हाँ, उन्हें पता है कि वो गलत कर रहे हैं, फिर भी वो काम करेंगे, क्यों, क्योंकि वो मैनेजर के साथ में बस अपनी बना के रखना चाहते हैं। इम्पैक्ट क्या पड़ता है, कंप्लायंस के थ्रू ये तो हो जाएगा कि आपके टारगेट कंप्लीट हो रहे हैं, आपके टास्क कंप्लीट हो रहे हैं, आपके गोल्स हो रहे हैं, बट इट मे नॉट लीड टू जेन्युइन एंगेजमेंट और लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन। कंप्लायंस फोर्स भी किया जा सकता है, कंप्लायंस कोर्स भी हो सकता है। इट कैन रिड्यूस मोटिवेशन एंड कमिटमेंट टू द टीम ऑब्जेक्टिव्स। ओबीडियंस। ओबीडियंस के अंदर क्या होता है कि आप अपने अथॉरिटी फिगर के, अपने सीनियर्स के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हो, इंस्ट्रक्शंस को मान रहे हो विदाउट एनी क्वेश्चन। अब ये जो होता है, ये बहुत ज्यादा कॉमन होता है, जहाँ पे क्लियर हायरार्की या फिर पावर स्ट्रक्चर होता है टीम के अंदर। टीम मेंबर प्रोजेक्ट मैनेजर के डिसीजंस को ओबे करेंगे, है ना, प्रोजेक्ट का स्कोप उसका मानेंगे, जिस तरह से उसने बोल दिया उसी तरह से प्रोजेक्ट को सोचेंगे। अब ओबीडियंस वैसे तो नेसेसरी होता है, हम इसके इम्पैक्ट यहाँ बात कर रहे हैं कि ओबीडियंस वैसे तो नेसेसरी होता है ताकि एक ऑर्डर बना रहे और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव की जाए। हाउएवर, अगर एक्सेसिव ओबीडियंस हो जाती है, तो उसमें इंडिविजुअल के इनिशिएटिव खत्म होने लग जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाती है, एंड इट ऑल्सो लीड टू पुअर डिसीजन मेकिंग और अनएथिकल बिहेवियर। क्योंकि आप सवाल जवाब नहीं करोगे, आप क्वेश्चन नहीं करोगे अथॉरिटी से, अगर अथॉरिटी ने कुछ गलत भी आपको बोला है, तो आप उसी बात को मानकर चलोगे। परसुएशन। परसुएशन के अंदर क्या होता है, लोगों के बिलीव्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है, उनके एटीट्यूड या बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है थ्रू आर्ग्यूमेंट, रीजनिंग और इमोशनल अपील्स। टिपिकली इसको कब देखते हैं, व्हेन वन मेंबर ट्राई टू कन्विंस द अदर टू अडॉप्ट अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। उसे परसुएट किया जाता है कि हाँ, ऐसा ऐसा ही करना है, ऐसा कर लो यार, प्लीज ऐसा कर लो, उसे किसी तरह से परसुएट किया जाता है।
एग्जाम्पल, जैसे कोई टीम मेंबर है, दे माइट परsuade अदर टू अडॉप्ट अ न्यू अप्रोच टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय हाईलाइटिंग इज एडवांटेजेस और एड्रेसिंग कंसर्न्स। बट इम्पैक्ट क्या होगा इसका, अच्छा बुरा दोनों होगा। परसुएशन कैन फोस्टर कंस्ट्रक्टिव डिबेट एंड एनकरेज टीम मेंबर टू कंसिडर न्यू आइडियाज। बट इसमें मैनिपुलेशन भी हो सकता है अगर एथिकली नहीं किया, जैसे कहते हैं ना कि गैस लाइट कर देना, तब परसुएशन में लोग गैस लाइट भी कर देते हैं। सोशल कंपैरिजन, सोशल कंपैरिजन के अंदर क्या होता है कि लोग या इंडिविजुअल्स जो हैं टीम के, दे असेस देयर एबिलिटीज परफॉर्मेंस बाय कंपेयरिंग देमसेल्फ टू द अदर्स। इसमें सेल्फ एस्टीम और डिसीजन मेकिंग विद इन द टीम दोनों ही चीजें अफेक्ट होती हैं। एग्जाम्पल, जैसे अ टीम मेंबर में पुश देमसेल्व्स हार्डर आफ्टर नोटिसिंग अ कलीग्स हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और स्किल। ऐसा हो सकता है ना कि भाई आपका साथ वाला ज्यादा काम कर रहा हो, तो आपको भी इससे मोटिवेशन मिले कि यार मैं भी करूंगा, मैं अपने आप को फोर्स करूंगा, बट मैं ज्यादा बेटर करके दिखाऊंगा। बट इम्पैक्ट क्या होता है, इट कैन बी मोटिवेटिंग, इट कैन ड्राइव इंडिविजुअल्स टू इम्प्रूव। तो सोशल कंपैरिजन में प्रॉब्लम ये होती है कि अगर एक्सेसिव कंपैरिजन होने लगता है, तो उससे अनहेल्दी कंपटीशन होता है, एम्प्लॉयज में एंजाइटी आएगी या फिर इनएडिक्वेसी की फीलिंग होगी, जिससे टीम कोहेजन ब्रेक हो जाएगा। टीम डाइवर्सिटी ये भी समझना में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि टीम मेंबर्स अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग एरिया से आते हैं, तो उसमें काफ़ी सारी डाइवर्सिटी होती है। जैसे सबसे पहले डेमोग्रेटिव डाइवर्सिटी। अब इसमें टीम के अंदर एज, जेंडर, रेस, एथनिसिटी या कल्चरल बैकग्राउंड का वेरिएशन हो सकता है। हो सकता है कि एक लड़का यूपी का हो, एक लड़का वेस्टर्न यूपी का हो, एक लड़का ईस्टर्न यूपी का हो एक ही टीम में, एक लड़का हरियाणा का आया हुआ हो, एक लड़का तमिलनाडु और एक केरला से आ गया हो किसी टीम में, और उनका टीम लीडर जो है वो दिल्ली का हो। या फिर कॉग्निटिव डाइवर्सिटी होती है। कॉग्निटिव डाइवर्सिटी के अंदर क्या होता है, थॉट प्रोसेस का फर्क होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस का डिफरेंस होता है, और इंटेलेक्चुअल पर्सपेक्टिव्स का डिफरेंस होता है। ये इनोवेटिव थिंकिंग के लिए, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जरूरी होता है। एक्सपीरियंशियल डाइवर्सिटी होता है। एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी क्या होता है कि जो भी लोग होते हैं ना, उनके पर्सनल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस में बहुत ज्यादा वेरिएशन हो सकता है। जैसे कोई फ्रेशर हो, कोई जॉब से निकाल गया हो, 2 साल से खाली बैठा हो, उसके बाद जॉब करने आया हो, कोई ऑलरेडी 5 अलग अलग जॉब्स को चेंज करके आया हुआ हो, किसी का एक्सपीरियंस 2 साल का हो, किसी का 5 साल का हो, कोई बिल्कुल ही फ्रेशर है। तो अलग अलग तरह की एक्सपीरियंशियल डाइवर्सिटी है। अब इसमें ये जो एक्सपीरियंसेस का डिफरेंस है, ये तो मैंने आपको प्रोफेशनल बताया, ये पर्सनल भी हो सकता है, उनके एजुकेशन बैकग्राउंड का भी हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। फंक्शनल डाइवर्सिटी, फंक्शनल डाइवर्सिटी के अंदर क्या होता है, जैसे ब्रांच वाला एग्जांपल समझते हैं हम लोग। ब्रांच एक टीम है, उसमें अलग अलग रोल एंड फंक्शंस डिफाइन किए हुए हैं। तो ये एक तरह की फंक्शनल डाइवर्सिटी हो गई कि एक आपका कैशियर है, एक आपका ऑपरेशंस देख रहा है, एक लोन देख रहा है, एक ब्रांच मैनेजर बना हुआ है, इस तरह से। वर्चुअल टीम, वर्चुअल टीम को हमने पीछे ब्रीफली समझा था। वर्चुअल टीम आज के प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल टीम में के अंदर क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड होते हैं अलग अलग जगह, और रिमोटली काम करते हैं एक साथ। इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु इंटरेक्ट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। मेंबर जो होते हैं यूजली डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स में होता है, मे बी सेम स्टेट में, सेम सिटी में हो, या मे बी अलग अलग जगह हो। सिंस कम्युनिकेशन इज नॉट इन पर्सन, तो ट्रस्ट एंड गुड कम्युनिकेशन आर क्रूशियल फॉर द सक्सेस फॉर सक्सेस ऑफ अ वर्चुअल टीम। अब ये कई तरह से होती है, जैसे नेटवर्क टीम। नेटवर्क टीम के अंदर क्या होता है, इसमें क्रॉस फंक्शनल मेंबर्स होते हैं, दे ब्रॉट टुगेदर टू शेयर देयर एक्सपर्टीज एंड नॉलेज ऑन अ स्पेसिफिक इशू। Membership is fluid in that new members are added whenever necessary, while existing members are removed when their role is complete. ठीक है, तो इसमें मेंबरशिप फ्लूइड होती है। जब जरूरत पड़ेगी हम नए लोगों को हटा लेकर आ सकते हैं, और जब पुराने लोगों का काम पूरा हो गया तो उन्हें हटाया जा सकता है। पैरेलल टीम्स, पैरेलल टीम्स में क्या होता है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मल्टीपल टीम सेम चीज को अचीव करने के लिए बना दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल, एक मान लेते हैं आरबीआई या फिर नाबार्ड की बात लेते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, उनका एक काम है कि बैंकों का इंस्पेक्शन करना है। अब उन्होंने क्या करा कि एक टीम ना बना के 10 अलग अलग टीम बना दी। एक टीम मान लो दिल्ली में बैंक का इंस्पेक्शन कर रही है, एक टीम अहमदाबाद में बैंक का इंस्पेक्शन कर रही है, एक टीम मुंबई में कर रही है, एक टीम लखनऊ में कर रही है। तो पैरेलल टीम्स है कि इनका काम एक जैसा है, ठीक है, सेम ऑर्गेनाइजेशन में ही, बट जो इनकी मेंबरशिप है, बट मेंबरशिप कांस्टेंट इन दैट मेंबर्स ऑफ अ पैरेलल टीम रिमेन इंटैक्ट, है ना। अब ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बनाई जाती है और उनकी मेंबरशिप कांस्टेंट होती है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम्स होती हैं। जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम्स होती हैं, दे आर कंपोज ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, किस लिए, कोई स्पेसिफिकली आउटलाइन टास्क को बनाने के लिए, सच एज डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। प्रोडक्शन टीम्स होती है। प्रोडक्शन टीम्स का क्या काम होता है, आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेंबर्स ऑफ वन रोल कमिंग टुगेदर टू परफॉर्म रेगुलर एंड ऑनगोइंग वर्क। मेंबर ऑफ जो मेंबर होंगे इनके प्रोडक्शन टीम के, उन्हें क्लियरली डिफाइंड रोल्स दिए जाते हैं, वो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। ऐसे ही सर्विस टीम्स हैं, मैनेजमेंट टीम्स हैं, एक्शन टीम्स हैं। ये आप लोग रीड करेंगे, इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं यही कर रहा हूँ पूरे वीडियो में, बेसिक इंग्लिश को हिंदी ही ट्रांसलेट करता जा रहा हूँ।
तो मुझे लगता है कि ये मुझे रीड करने की नीड है, वरना आप लोगों को भी लगेगा कि सर क्या ही पढ़ा रहे हो। क्योंकि टेक्निकली इसमें कुछ इतना कॉन्सेप्चुअल कुछ चीज़ों में नहीं है। मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट का थ्योरेटिकल पार्ट है, उसमें कॉन्सेप्ट आपको मैं नहीं समझा सकता, जैसे क्वांट्स में या रीजनिंग में समझाना होता है या इंग्लिश में, या जैसे मैंने कोऑपरेटिव में आपको समझाया था, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं है कराने के लिए। एडवांटेजेस क्या है वर्चुअल टीम की? ये बेसिक चीज़ आप समझ सकते हो ना, कि आप लोग अगर अलग अलग जगह बैठ के काम कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज़ आपका ऑफिस का खर्चा नहीं है, तो ऑफिस कॉस्ट हट गई, है ना। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि अच्छा ठीक है, आप रात को भी काम कर पा रहे हो, दिन में भी काम कर पा रहे हो, आपको टेंशन नहीं है काम की। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट वगैरह का आपका टाइम नहीं लगेगा। बट इसमें 24 आवर वर्क डे होता है, क्योंकि कंपनी 24 आवर्स काम कर रही है, तो अभी कोई इंडिया में काम कर रहा है दिन में, कोई यूके में काम करेगा, और जब इंडिया की रात हो रही है उस समय कोई यूएस में काम कर रहा होगा। और टैलेंट की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, अब आप पूरी दुनिया से कहीं से भी टैलेंट उठा सकते हो। बट इसकी डिसएडवांटेजेस होती है कि जैसे सबसे पहले तो टेक्नोलॉजिकल इश्यूज है, कि आपको कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट अच्छा चाहिए, उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। सिमिलरली कई बार उसी वजह से कम्युनिकेशन के इश्यूज होते हैं। टीम बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो पाती, क्योंकि आप आपस में बात नहीं कर पाते, आप सिर्फ काम काम की बात करते हो। ऑफिस में एक दूसरे के सामने रहते हो, तो उसमें एक बात अलग पड़ती है। और मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स होती है, कि इन्हें मैनेज करना भी कई बार ज़्यादा हार्ड हो जाता है, क्योंकि उतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, उतने लैक और लीडरशिप स्किल्स डेवलप नहीं हो पाते हैं। इस वीडियो में इतना ही है, इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। डिटेल्ड ग्रुप हमारा इसका, जहाँ पे सारा डिस्कशन होता है एग्जाम का, वो ये है UPCBL 2026। इसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप के आइकन पे विश्वास का लोगो लगा आपको दिख जाएगा, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा बाकी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ये मेरा मेन ग्रुप है, ये मेरा मेन विश्वास क्लासेस का चैनल है, इन्हें भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अब तक ज्वाइन नहीं करा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।